कक्षा 9 विज्ञान। इसमें सजीव जगत के संगठन इकाई 2 में जीवन की मौलिक इकाई पार्ट 1 में हम अध्ययन किए थे कि सजीव जगत का जो संगठन था उसमें कोशिका का संरचनात्मक संगठन था, जिसमें कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बारे में अध्ययन किए थे। फिर इसके बाद ये हमने कोशिका की रचना बनाई हुई थी। आशा करते कि इसका अभ्यास कर लिए होंगे, आपको अच्छे से बनाना आ गया होगा। हम चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं कोशिका की संरचना का। देखिए, जो जंतु और पादप में अंतर होता है वो कोशिकाओं की संरचना में ही अंतर हो। उसी से मुख्य अंतर जो होता है इसका, ये कोशिका भित्ति से ही होता है। जैसे जंतुओं में कोशिका कला नहीं होती, कोशाभित्ति नहीं होती। पादप में क्या होता है, कोशाभित्ति होती है। यही इसकी विशेषता है कोशाभित्ति से, कि जंतु में कोशाभित्ति नहीं होती, पादप में कोशाभित्ति होती। तो देखिए, पादप कोशिका की रचना है। पादप कोशिका में क्या है कि इसकी जो कोशाभित्ति है, देखिए 2 स्तरों में बटी है। बाहरी जो होता है उसको कहते हैं बाह्य कोशाभित्ति, आउटर सेल वॉल, इसको कहते हैं आउटर सेल वॉल। आउटर सेल वॉल कहते हैं, इसको कहते हैं इनर सेल वॉल। ठीक है। तो ये कोशिका कला, इनको दोनों को बांटने का कार्य करता है मिडल लैमिला। मिडल लैमिला, ठीक, ये मिडल लैमिला करता है। तो इन दोनों को बांटने का कार्य करता है, जिसके कारण एक बाहरी और एक अंतःभित्ति में बढ़ जाते हैं। देखिए, जो कोशिका कला है, इसके पहले हम कोशिका कला के बारे में अध्ययन किए थे कि जो कोशिका कला होती है ना, इसमें क्या है कि 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती, लचीली होती है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। तो इस तरह से जो कोशिका कला होती है, ये बाहरी जो आवरण होता है सेलुलोज का बना होता है। आंतरिक जो आवरण होता है ये प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन, त्रिस्तरी, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, त्रिस्तरी जो होता है स्तर होता है। कोशिका कला जो होती है ये इस कोशिका के बाहर का रक्षात्मक आवरण बनाती है और कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि कोशिका के अंदर आने और जाने, कोशिका के अंदर आने और जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका क्या करती है, नियंत्रण करती है और उसका निगमन करती है। निगमन में क्या होता है कि संचालन, देख रेख उसका होता है। तो नियंत्रण एवं क्या करती है, निगमन करती है। तो अब जैसे ही होता है कि ये भित्ति जो होती है ये निगमन और नियंत्रण कर रही है, तो इसमें क्या होता है कि ये कुछ ही विशिष्ट पदार्थों को ही कोशिका कला के अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। ठीक है। इसी कारण से इस झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक। तो देखिए, ये तो कोशिका कला हो गई। अब देखिए, कोशिका कला के बीच जो होता है एक धागे ऐसी रचना होती है। ठीक है। धागे ऐसी क्या होती है, रचना होती है। तो इस रचना को जो होता है, जैसे प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं, ये रचना है प्लाज्मोडेस्मा। बात समझे? तो इसमें क्या है कि जैसे जो कोशिका भित्ति होती है ना, देखिए क्या है कि जो सभी जो पारक कोशिकाएं होती हैं
उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त बाहर जो होती है एक क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। और यह निर्जीव, हमने कहा था इसके पहले कि ये जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ये सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज जो होता है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, अर्थात एक जटिल पदार्थ है। तो वो पदार्थ करता क्या है, यह पौधों की संरचना को क्या प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। अब जैसे ये होता है कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली जो होती है, हाँ, उसकी आंतरिक पदार्थ क्या होते हैं, इसे सिकुड़ जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो जब संकुचित हो जाते हैं इसको, तो उसी घटना को कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन, एक होता है जीव द्रव्य कुंचन, एक होता है जीव द्रव्य कुंचन। जब परासरण का जल की हानि हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, तो उसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, जैसे क्या होता है कि अंगूर के दाने को नमक के शर्करा के गाढ़े घोल में रख दीजिए तो अंगूर के दाना क्या होता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। अब फिर किशमिश के दाने को जो होता है अगर जल में रख दीजिए तो फूल जाता है, उसको कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। तो यहाँ पे जो जीव द्रव्य परासरण के कारण जो होता है, जब जल की हानि होती है तो ये आंतरिक पदार्थ अर्थात जो द्रव्य होता है ये सिकुड़ जाता है, कोशिका झिल्ली भी सिकुड़ जाएगी, तो उसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो परासरण द्वारा जो जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो केवल जीवित कोशिका में होती है, मृत में नहीं होता। ठीक है, परासरण द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वो केवल जीवित कोशिकाओं में होता है, मृत कोशिकाओं में नहीं होता है। अब देखिए कोशिका भित्ति हमने इसको बताया ना कार्य में कि यह निश्चित आकृति और क्या प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, अब ये कोशिका जो भित्ति होती है इसके बीच बीच में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। देख रहे छिद्र, ये छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों में से होकर जो होता है एक सूक्ष्म तंतु होता है जो दोनों छिद्रों को क्या करता है, बांधता, मतलब कोशिका द्रव्य के महीन तंतु जो होते हैं इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों में से होकर के कोशिकाओं को परस्पर क्या करते हैं, बांधते हैं। तो ये जो बांध रहा है इसी को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। देखिए ये बांध रहा है, ये बांध रहा है, यहाँ पर बांध रहा है, यहाँ पे बांध रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मा। ठीक, ये तंतुवत सूक्ष्म रचनाएं होती हैं तो दोनों बांधती हैं। तो इन्हीं जो तंतुओं को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। इसी प्लाज्मोडेस्मा को कहते हैं जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। तो अब इनके द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं के बीच आपस में क्या होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। परिवहन माने आना जाना, परिवहन होता है। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती नहीं है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती नहीं है, तब वहाँ पर कैसे होता है परिवहन। तो आप जानते हैं ना कि जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है आहारनाल होते हैं। ठीक है, और इनके क्या होता है, भित्तियों के माध्यम से होता है। ये जो इसके छिद्र हैं, छिद्रों के द्वारा, कोशिका तंतु के द्वारा। बात समझे। अब आते हैं, चलते हैं अगला जो होता है कोशा द्रव्य। देखिए कोशा द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म। तो देखिए साइटोप्लाज्म क्या है, यह जीव द्रव्य का ऐसा भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली, अब देखिए ये प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली, ये केंद्रक, इन दोनों के बीच क्या है सर, ये जो होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो जीव द्रव्य क्या है,
या कोशाद्रव क्या है कि वह भाग है जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है। ठीक है, जीवद्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है क्या कहलाता है? कोशाद्रव्य कहलाता है। तो पादप कोशिका में क्या होता है कि ये रिक्तिका के चारों, रिक्तिका कौन सी है? एक रिक्तिका ही है। ठीक है, रिक्तिका के चारों क्या होता है? एक निश्चित क्रम में बहता है और इसी में क्या होता है कि अनेक जीवित और निर्जीव संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसी में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसी सजीव संरचनाओं को क्या कहते हैं? इसी सजीव संरचनाओं को कोशिकांग। अब देखिए ये सब क्या है? कोशिकांग। ठीक है, इसी सजीव संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गया कोशाद्रव्य का। चलते हैं इसमें हम इसके जो होता है अंगकों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अंगकों के बारे में अध्ययन करते हैं। राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो होता है ना, ये दो जो होता है इकाइयों से बना होता है। राइबोसोम जो है वह दो इकाइयों से बना होता है, मतलब एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई। ठीक है, राइबोसोम दो इकाइयों से बना होता है, एक छोटी इकाई होती है और एक बड़ी इकाई होती है। तो एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई देखिए क्या होता है कि राइबो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम जो होते हैं वो 80 इस प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या है कि राइबोसोम में इसमें राइबोसोम की खोज जो किया था, किसने किया था? पैलाडे ने। तो देखिए सबसे पहले किसने देखा? ठीक है, तो क्लॉड ने जीवद्रव्य में क्या देखा? एक कड़नुमा रचना देखी जिसे माइक्रोसोम कहा, और पैलाडे ने इन्हें क्या किया? अलग किया। ठीक है, तो क्लॉड ने देखा और उसे माइक्रोसोम कहा। राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? क्लॉड ने। ठीक है, किसमें? 1943 ईस्वी में देखा। ठीक, और उसे माइक्रोसोम कहा तथा पैलाडे ने इन्हें क्या किया? पैलाडे ने इन्हें अलग किया। ठीक, तो देखिए क्या होता है कि राइबोसोम जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है 70S और दूसरा होता है 80S। दोनों जो होता है 70S और 80S होते हैं, ये दो इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। एक ये, एक ये। दो इकाइयाँ। ठीक है, तो दो इकाइयों से मिल करके बने होते हैं। तो देखिए इसका क्या होता है कि राइबोसोम में ये है कि जैसे इसका जो होता है लेंथ,
ये जो होती लंबाई इसकी होती, लेंथ जो होता है, ये लगभग 290 एंगस्ट्रॉम होता है, 290 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और इसकी जो चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई जो होती है वह 210 होती है, 210। तो देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों इकाइयाँ मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के कारण जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक जो होता है, जैसे मान लीजिए 80S का, 80S प्रकार का है, 70 इसको लिखते पहले, 70S प्रकार का है, ये वाला 80S प्रकार का है, ठीक। तो 70 वाला जो होता है ये एक बड़ी इकाई है, एक छोटी इकाई है, बात समझे। एक बड़ी इकाई क्या होता है, छोटी इकाई। ये मान लीजिए होता है 30S का है, और ये क्या है 50S का। इसको स्मॉल यूनिट कहते हैं, छोटी इकाई। इसको लार्ज यूनिट कहते हैं, बड़ी इकाई। 50 और 30 कितना हो गया 80, लेकिन लिखा कितना हमने 70S प्रकार का, ठीक। उसी प्रकार से एक ये 60 और ये हो गया 40। तो अब यहाँ पर ये कितना हो गया 100, लेकिन लिखा कितने हैं 80। मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के आधार पर ये भी जुड़े होते हैं, ठीक। तो इसकी जो होती है लेंथ जो होता है वो 300 से 340 होती है, 300 से 340 एंगस्ट्रॉम होता है। और चौड़ाई जो होती है इसकी वो 200 से 240 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। तो एक बड़ी इकाई होती है, छोटी इकाई। 70S राइबोसोम 50 और 30S का बना होता है, बात समझाई। उप इकाई आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, उसके ऊपर छोटी इकाई होती है। तो ये दोनों इकाइयाँ जो होती है एक टोपी के रूप में होती है और मैग्नीशियम आयन की सांद्रता के कारण जुड़ी होती हैं। 80S राइबोसोम जो होता है, बड़ी 60S और छोटी 40S, ये दोनों भी उप इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जो यस लिखा है, यस क्या है, ठीक है। यस जो होता है इसका अवसादन गुणांक है। देखिए राइबोसोम के अध्ययन के लिए क्या होता है कि एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल यंत्र होता है, मैकेनिज्म होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म यंत्र होता है। इसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की नलिकाएं लगी रहती हैं, जिनमें राइबोसोम को क्या होता है एक विशेष प्रकार के घोल में रखा जाता है। और इस यंत्र, जैसे ये यंत्र है, अब इस यंत्र के नीचे एक ब्लेड लगी होती है। जैसे आप पंखे वगैरह में देखते हैं ब्लेड लगी तो घूमती है रफ्तार में, तो ये ब्लेड लगी होती है। और फिर जब इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो विद्युत प्रवाहित करने पे ये ब्लेड तीव्र रफ्तार से घूमती है और इसके किनारे किनारे ये पाठ्यांक होते हैं, पाठ्यांक। तो जब ब्लेड तेजी से राइबोसोम के कण को घुमाती है तो ये जो होते हैं तीव्र रफ्तार से घूमने के कारण क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, छोटे छोटे भागों में अलग होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आयन की सांद्रता वो कम होने लगती है और जो जिस पाठ्यांक पर बैठता है, जो कण, जैसे क्या होता है, हम लोग अभी ऐसे गोल में अगर घूमे, पहले सीधे खड़े रहते हैं ना, ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन गोलाई में अगर ऐसे लगातार ऐसे जल्दी जल्दी घूमे और फिर तुरंत इकाई खड़े हो जाएं तो क्या होता है, हम सीधा खड़े रह जाएंगे? नहीं,
गिरने लगेंगे। तो जरूरी है कोई सामने ही गिरे, बगल भी गिर सकता है, सामने भी गिर सकता है, चक्कर खा करके दाएं भी गिर सकता है, पीछे भी गिर सकता है, उसी स्थान पर गिर सकता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब सेंट्रीफ्यूगल यंत्र घुमाता है तो घुमाने पर क्या है कि ये जो है मैग्नीशियम आयन की सांद्रता घटने लगती है इस प्रकार से, और मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जब घटने लगेगी तो ये कण जिस पाठ्यांक पर बैठते हैं, ठीक है, वही उसका अवसादन गुणांक हो जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, एक डबल एफ रहेगा। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ये जो होता है इसका इंग्लिश होती है, या दूसरा इसका इंग्लिश होता है श्वेदबर्ग यूनिट, SVET, श्वेदबर्ग, BER है ये, बर्ग यूनिट। इसको कहते हैं अवसादन गुणांक। ठीक है, क्या कहते हैं? अवसादन गुणांक। देखिए दोनों का पहला अक्षर यस से है, दोनों का पहला अक्षर क्या है? यस से। ये है ना यस, ये भी यस है, तो यही यस यहाँ देखिए जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे ना कि यस क्या है? यस इसका अवसादन गुणांक है। ठीक है, धन्यवाद।